अगर कोई एक मुल्क है जो अमेरिका के अलावा इंडिया पे बहुत केयरफुली देख रहा है, वो फ्रांस है। इंडिया की एक्टिविटी इतना तेज होना, क्या देख रहे हैं इस कॉम्बो को? आखिर भारत ने उस ब्रह्मास्त्र को कैसे तैयार किया है? AK-203 कैसे दुश्मनों का काल बनेगा? और ये कहा जाता है कि 600 बुलेट्स 1 मिनट के अंदर ये फायर करती है। 600 बुलेट जो पूरी तरह से स्वदेशी होगा, जो 1 मिनट के भीतर ही 700 राउंड फायर करेगा, 800 मीटर दूर छिपे देश के दुश्मनों का सर्वनाश कर देगा। दूसरा ये कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है ये भी इंडिया में वो कर रहे हैं। ये तक बताया जाता है कि इन्होंने 48,000 राइफल इन्होंने इंडियन आर्मी को एक तरह से डिलीवर कर दी है। क्या सबके सितारे गर्दिश में हैं? क्या सब पर अशुभ घड़ी है? जिसने बहुत मैनीफोल्ड कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी एनहांस कर दी है। तो अब मुस्तकबिल में हमें किस तरफ को तवज्जो देनी है? कौन से लूप होल्स हैं जिनको ओवरकम करने की जरूरत है? और अगले साल तक वो 12,000 राइफल पर मंथ वो बनाने वाले हैं। ये जो करार हुआ था 6 लाख राइफल के लिए हुआ था और इसके अंदर 5,200 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है। बजट की आपने बात की है, चलिए आ जाते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। हम खर्चते हैं 8 बिलियन, क्योंकि जितनी भी दहशतगर्दी है वो ये प्लान यहाँ पे होती है, फंड यहाँ से होती है, ट्रेस यहाँ से होती है, और पाकिस्तान के जो कनेक्शन है वो दहशतगर्द ग्रुपों से हैं। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है। हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। अब इसके इन्होंने राइफल्स जो बनाने का जो काम करना था उसकी प्रोडक्शन रेट इन्होंने एक तरह से इंक्रीज कर दी है, तो जिसके कारण ये दिसंबर 2030 तक आप देखेंगे देश के अंदर 6 लाख राइफल्स ये बन जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है AK-203 के बारे में। जी हाँ, AK-47 तो हमने बहुत सुना है, यहाँ पर AK-203 के बारे में बात हो रही है और कहा जा रहा है कि 1 मिनट में इससे तकरीबन 700 राउंड निकल सकते हैं और ये हमने खुद बनाया है इंडिया के अंदर। और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 30 से 40 हज़ार यूनिट्स जो है, इसके जो यूनिट्स है वो इंडिया ने, मतलब कि मैन्युफैक्चरर्स ने इंडियन सैनिकों या फिर इंडियन आर्मी को ये सौंप दिए है। देखिए, अगर आप आज से 2-3 सालों पहले की अगर बात करें ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि A to Z चीज़ें, कोई चीज़ ही होगी जो इंडिया के अंदर बनती होगी, अदरवाइज A to Z चीज़ें जो है वो हम बाहर से इंपोर्ट किया करते थे। उसके बाद एक लिस्ट आया 100 से 150 आइटमों का, जिसमें कहा गया कि अब ये चीज़ें हम नहीं मंगवाने वाले, हम खुद बनाएंगे। कुछ समय के लिए शॉर्टेज भी हो गई क्योंकि वो चीज़ हम अभी भी बना नहीं पाए थे। इंडिया के जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने इसको मुद्दा भी बनाया, लेकिन उसके बाद इसका सॉल्यूशन आ गया और अब ये सारी चीज़ों में हम आत्मनिर्भर है। कहने का मतलब ये है कि आने वाले 5-10 सालों के अंदर आप बहुत बड़े बदलाव डिफेंस के मामले में देखेंगे, क्योंकि हमारा देखिए 2 सबसे बड़े ज़्यादा चीज़ ऐसी है जहाँ पर खर्चा सबसे ज़्यादा होता है। एक तो ऑयल है और दूसरा हथियार है, क्योंकि एक चीज़ भी हम नहीं बनाते थे, सारी की सारी चीज़ें बिलियंस में हमें बाहर से परचेस करनी पड़ती थी, आज भी कर रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में बहुत बड़े पैमाने पर कटौती आने वाली है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। इंडिया और रशिया जो AK-203 नहीं बल्कि अब इंडिया और रशिया साथ में मिलकर AK-19 और PPK-20 बनाने वाला है, जिसका डोमेस्टिक यूज और एक्सपोर्ट होगा। और साथ ही साथ ये यूपी के अमेठी में इसका प्रोडक्शन होगा। 50% इंडिजनाइजेशन है और ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये 100% इसका इंडिजनाइजेशन हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। इन सभी अपडेट्स पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबरदीप। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ी खबर तो अक्सर रहती है, बनी रहती है इंडिया और रशिया के डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर, और हम जानते हैं कि कई सारे ऐसे बड़े एग्जांपल्स हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं। और अब ये AK-19 और PPK-20 को लेकर भी बात सामने आ रही है कि जिसका डोमेस्टिक यूज़ और एक्सपोर्ट के लिए भी इसको बनाया जाएगा यूपी के अमेठी में। किस तरह से आप देख रहे हैं? साथ ही साथ इसका इंडिजनाइजेशन भी हो रहा है, 50 से अभी है और 100% तक ले जाने की बात है। देखिए अंबर जी, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो आपने देखा है वो बनाया था, रशिया के साथ हम बना रहे हैं। और जैसा वो एक तरह से एक मील का पत्थर साबित हुआ
ऑपरेशन सिंदूर में। और भारत के जो सोल्जर्स है वो 3 दशक तक इंसास राइफल लेके काट रहे थे। और इंसास राइफल बताया जाता है वो एक तरह से बहुत आउटडेटेड हो चुका था। अब भारत की सरकार और रूस ने मिलके एक डोमेस्टिक कंपनी फॉर्म की है जिसका नाम है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये अमेठी में चालू हुई थी 2019 में। और अभी तक बताया जाता है कि इन्होंने 48,000 राइफल इन्होंने इंडियन आर्मी को एक तरह से डिलीवर कर दिए। 7,000 राइफल्स है वो अगस्त 15 तक वो डिलीवर कर देंगे, और अगले साल तक वो 12,000 राइफल्स पर मंथ वो बनाने वाले हैं। ये जो करार हुआ था 6 लाख राइफल के लिए हुआ था, और इसके अंदर 5,200 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब बताया जाता है कि इनिशियली ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीशन पे था दिसंबर 2032 पे। अब इसके इन्होंने राइफल्स जो बनाने का जो काम करना था उसकी प्रोडक्शन रेट इन्होंने एक तरह से इंक्रीज कर दी है, तो जिसके कारण ये दिसंबर 2030 तक आप देखेंगे देश के अंदर 6 लाख राइफल्स ये बन जाएगी AK-203 की। AK-203 बताया जाता है इसके अंदर जो राउंड पर मिनट बोलते हैं 700 राउंड पर मिनट ये ये एक तरह से फायरिंग कर सकता है, और इसके जो मारक क्षमता है 800 मीटर तक है। और ये बताया जाता है कि इसके अंदर जो इसकी जो वेट है, इसका वेट है अराउंड 3.8 kg, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही एक तरह से भारत के फोर्सेस के लिए बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अब ऐसा है कि सिर्फ भारत के इंडियन आर्मी यूज नहीं करेगी, इसको भारत के पुलिस फोर्स भी यूज करने वाली है, भारत के CRPF भी यूज करेंगे, BSF के लिए भी बनाया जा रहा है, जिसके कारण इस वेपनरी से भारत के अंदर जो सीमा पे तैनात कर रहे हैं हमारे जो सैनिक है उनको एक तरह से उनकी जान की रक्षा के लिए भी एक तरह से इट इज अ वेरी गुड वेपन। और आपको मालूम है एक सोल्जर का जो वेपन होता है वो उसका एक तरह से एक साथी होता है, और भारत सरकार ने सोल्जर्स की जो हमारे जो सैनिक है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने ये डील की थी। अब ये देखिए 30 साल हो गए थे अंबर जी, आप सोचिए भारत के जो सैनिक है वो पुरानी 1990 की राइफल इंसास राइफल यूज कर रहे थे, कुछ भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ था, और इसके कारण बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होते थे। अब क्या होगा, इन राइफल्स के कारण हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारे सैनिक जो हैं वो एक तरह से दुश्मनों को दूर से देख के उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब आपने जैसे बताया कि AK-203 नहीं, AK-19 एंड PPK-20 जो है जो सब मशीन गन है वो भी भारत के अंदर बनाने की कवायद चल रही है। अब ऐसा है कि भारत सरकार जानती है कि हमारे जो देश के अंदर हमारे जो सैनिक है उनको आपको ध्यान है कि बुलेट प्रूफ वेस्ट भी बनाए जा रहे हैं भारत के अंदर। और इसके अंदर एक चीज बात बता देता हूँ, जब ये स्टार्ट हुआ था इसके अंदर 5% इंडिजिनाइजेशन हो रहा था, आज की डेट में 50% इंडिजिनाइजेशन हो रहा है, और दिसंबर 2025 तक 100% इंडिजिनाइजेशन हो जाएगा। मतलब भारत के अंदर ही इसकी बॉडी, इसके कंपोनेंट्स 180 कंपोनेंट होते हैं वो भारत के अंदर ही बन रहे हैं, और इसकी टेस्टिंग भी हो रही है, क्वालिटी टेस्टिंग। और बताया जाता है कि सिर्फ ये भारत के फोर्सेस के लिए नहीं, हमारे जो मित्र देश है उन जो अफ्रीका में है और एशिया में है और लैटिन अमेरिका में है उनको भी सप्लाई किया जाएगा। एक्सपोर्ट AK-203 के एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स की इंक्वायरी आ चुकी है के सामने हम रखे देते हैं। तो देखिए जो खबर है वो इस वक्त चल रही है, हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट दहशतगर्द हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है।
हम इसको इस तरह ले सकते हैं। वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे, और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था, और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। भारत से भी हमारे दोस्त और कई दूसरे मीडिया के लोग और इवन भारत की गवर्नमेंट और लोग भी कहते हैं कि इनकी वजह से इंतहा पसंदी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती चली गई, और इन मदरसों की वजह से ही दूसरे रिलीजन को हमने एक्सेप्ट करने से इनकार किया, और उन लोगों को हम काफी दूर दूर अपने से रखते हैं। कहाँ तक आप समझते हैं कि ये बात सही है? ये बिल्कुल सही है। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर जो तलबा हैं इन मदरसों में जो ज़ेर तालीम हैं वो लोअर मिडिल क्लास से तल्लुक़ रखते हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं वो। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि स्कूल एजुकेशन, जो एक हमारी फॉर्मल स्कूल एजुकेशन है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो मदरसों में भेज देते हैं। मदरसों में उन बच्चों को तालीम भी मिलती है और वहाँ पे उनको रिहाइश भी मिल जाती है, उनको खुराक भी मिलती है वहाँ पे। तो वो अगर मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा मंडी बहाउद्दीन में गरीब फैमिली का है तो वो उसको किसी मदरसे में दाखिल करवा देंगे, और उनके ख्याल में अब वो बच्चा जो है वो उनकी अब जिम्मेदारी नहीं रहा, वो मदरसे की जिम्मेदारी बन गया है और वहाँ पे उसे सब कुछ मिलेगा। तो बेशुमार बच्चे तो गरीब बल्कि तकरीबन सभी बच्चे गरीब फैमिलीज़ के हैं जो कि मदरसों में पढ़ते हैं जाके। अब वहाँ पे क्या है कि जनरली जो वहाँ का माहौल होता है ना, वो उसमें उनको बैरूनी दुनिया से बिल्कुल काट दिया जाता है। बैरूनी दुनिया से उनका कोई राब्ता नहीं होता। मदरसों में, अक्सर मदरसों में, बल्कि मेरा ख्याल है शायद ज़्यादातर मदरसे ऐसे ही हैं जहाँ पे कि उनकी मीडिया की एक्सेस नहीं है, यानी टीवी नहीं है वहाँ पे, अखबार नहीं आता वहाँ पे। वहाँ की जो लाइब्रेरीज़ हैं उनमें सिर्फ दीनी कुतब होती हैं। बाहर की दुनिया का जो सेकुलर अलूम है उनके बारे में बिल्कुल कोरे होते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता। फिर अब इन अक्सर जो दीनी मदारिस है ना, उनमें इस्लाम के नाम पे एक ख़ास मसलक की तालीम और तरवीज की जाती है, और उसमें बड़ा एक एक्सट्रीमिस्ट व्यू लिया जाता है, और ऐसे अफराद जिनका तल्लुक़ उस ख़ास मसलक से नहीं है उनका तमस्खुर उड़ाया जाता है और उनकी खामियां गिनवाई जाती हैं, और बच्चों के जहनों में ये चीज़ रासिख कर दी जाती है कि आप ही राह रास्त पे हैं, आप ही सिराते मुस्तकीम पे हैं और बाकी सारे भटके हुए हैं। तो एक तरह का उनके अंदर दूसरों के लिए एक अवर्शन, एक नफ़रत पैदा कर दी जाती है। फिर बहुत से मदरसों में ऐसे मज़ामीन भी पढ़ाए जाते हैं कि जो दूसरे मज़ाहिब और दूसरे मसालिक के लोगों के लिए नफ़रत का बायस बनते हैं। रद्द शियायत, रद्द वहाबियत, रद्द मिर्ज़ाइयत, ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं बहुत सी जगहों पर। टीचर्स का जो एटीट्यूड है वो बहुत डोमिनेटिंग, अथॉरिटेटिव होता है वहाँ पे। तो अब जाहिर है कि जब आपको बाहर के मीडिया का कोई एक्सपोजर नहीं है, आपको एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ पढ़ाए जाते हैं, आप को दूसरों के लिए आपके दिल में नफ़रत पैदा की जाती है, तो जाहिर है कि फिर आप एक एक्सट्रीमिस्ट बनेंगे, और एक्सट्रीमिज़म ही फिर आपको टेररिज्म की तरफ लेके जाता है। तो ये जो आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मेन नर्सरियां हैं हमारे यहाँ दहशतगर्द बनाने की, वो यही मदरसे हैं। लेकिन सर उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो क्या ये जो खौफनाक तरीके से बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, क्या ये भी आप एक वजह समझते हैं कि मदरसों की तादाद बढ़ती जा रही है? क्योंकि जो पेरेंट्स हैं
ज्यादातर पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो उस काबिल नहीं है कि वो इतने बच्चों को पाल सकें, तो वो पैदा तो कर लेते हैं और उसके बाद उठा के मदरसे वालों को दे देते हैं, फिर चाहे वो उनको सुसाइड बॉम्बर बनाए, चाहे उनको वो मौलवी बनाए, चाहे वो उनको कोई कामयाब या कोई करामत इंसान। मुझे तो रोना भी आ रहा है, लेकिन वो क्यों, ये मैं आपको बता देती हूँ कि जी वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक सभी को पता है वर्ल्ड बैंक जो है उसके बारे में, तो जी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो $500 मिलियन का लोन देना था, जी हाँ, वो कैंसिल कर दिया। भारत ने कश्मीर से इतला किए बगैर इजाफी पानी छोड़ दिया है, जिससे दरिया में तुग़यानी की सी कैफियत है। 22 अप्रैल जब पहलगाम का वाकया हुआ, उसके बाद जो पहला इकदाम इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया वो ये था कि इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया गया। और बड़ी फोर्सेज हैं जो काम कर रही हैं, वो अंदर ही लेकिन अंदर इसका इदराक होना जरूरी है। अच्छा, अब ये हुआ कि वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात मुसद्दिक मलिक का कहना है कि भारत कभी पानी रोक कर कभी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल पैदा करके पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाओं के बहाव में मुदाखिलत कर रहा है। पाकिस्तान इंडिया जो है 65 के अंदर भी वॉर में गए, 71 के अंदर कारगिल का वाकया हुआ, उसके बाद आपको याद होगा 2002 में भी एक फेस ऑफ हो गया था, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को किसी ने हाथ नहीं लगाया। हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं, ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज का। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सिंथास मुआहदा बहाल करने से इनकार कर दिया। वहाँ की अवाम भी चाह रही थी कि यार पाकिस्तान को थोड़ा सा सबक सिखाया जाए। सलाल डैम के 12 गेट खोले गए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध के गेट को खोल दिया गया है। उन्होंने ये मौक़िफ़ हमारे सामने रखा है कि कानूनी तौर पर जो दुरुस्त है वो ये चीज़ है कि सिंथास मुआहदे की 2 पार्टीज़ हैं और उन 2 पार्टीज़ की मुश्तरका जो अग्रीमेंट है उसी से ही इसका हवाले से कोई भी फैसला होगा, चाहे इसको ख़त्म करना। अब इसका जवाब तो मैं कहता हूँ कि इंडिया से ज़्यादा हमें पाकिस्तान की अथॉरिटी से चाहिए कि एक तो ये कि एक्ट ऑफ वॉर की जब बात की थी तो क्या अब जंग क्या पानी के ऊपर होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जज्बाती की नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भी भारत ने बिना पाकिस्तान को वार्निंग दिए डैम का पानी छोड़ दिया और उस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। अब देखिए, पिछले अगर आप 3-4 महीनों से देखो तो पाकिस्तान की ये कंप्लेन बहुत बढ़ती जा रही है कि भाई इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, और पहले जो था वो इंडिया इस चीज़ में वार्निंग दिया करता था, अब तो ये वार्निंग भी नहीं देता। इंडिया इतनी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, इंडिया ये हथियार परचेस कर रहा है, फ्रांस से इतनी बड़ी डील हो रही है, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मुद्दा आ गया है पानी वाला कि भाई इंडिया जो है वो पानी को यहाँ पर छोड़ रहा है और हमें कुछ बता भी नहीं रहा, और ऊपर से इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो भी इंडिया ने मानने से मना कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही बुरा सिचुएशन होने वाली है पाकिस्तान की, और इतने समय 70 से 80 साल हो गए उनके पास अच्छा खासा समय था डैम्स बनाने के लिए, अपना सारा अरेंजमेंट करने के लिए, लेकिन ये सारा अरेंजमेंट कर नहीं पाए भाई साहब, और अब जो है ना वो इंडिया पर गालियाँ दे रहे हैं। जो भी हो, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद ज़रूर करें। अब इसका जवाब तो मैं कहता हूँ कि इंडिया से ज़्यादा हमें पाकिस्तान की अथॉरिटी से चाहिए कि एक तो ये कि एक्ट ऑफ वॉर की जब बात की थी तो क्या अब जंग क्या पानी के ऊपर होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जज्बाती किस्म की बातें बहुत है। वैसे तो दोनों साइड पे है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उधर नहीं है, लेकिन हमारे एक्स सर्विसमैन जो है, जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल्स, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी अगर हमें इजाज़त दी जाए तो हम कश्मीर के रास्ते जो है इंडिया में दाखिल हो जाएंगे। ये आज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैंने कहा यार ये लोग तो चलो अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, अच्छी बुरी जैसे भी दी हैं, अब 6-6.5 लाख हमारे पास फौज मौजूद है, इनकी क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। चलो अगर वो कहते हैं, लेकिन होता ये है ना कि तंदूर जब गर्म हो ना तो रोटियां सेकी जाती हैं। तो इन्होंने भी कहा कि यार चलो इतने सारे फायदे हमने उठाए हुए हैं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 8-10 लोग थे, मैं तो नहीं जानता सबको, कुछ इसलिए थोड़ा बहुत फेमिलियर फेसेस थे, 1-2 शायद की, जो टीवी पे आते हैं और एनालिसिस करते हैं। अब यही लोग 2-4-6 दिन पहले तो एनालिसिस कर रहे थे टीवी पर बैठकर,
और बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब वो बातें जो हैं उसका क्या हुआ? उसका जवाब मेरे ख्याल में इन लोगों को देने की बड़ी सख्त जरूरत है। हम कहते हैं ना कि जी जो भारतीय मीडिया वो गैर जिम्मेदाराना है, मान लेते हैं, लेकिन ये भी कोई बताए कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर जो एक्सपर्ट्स और साबिक फौजी अफसरान बैठ के बार बार बावर करा रहे थे और हम यकीन भी कर रहे थे, क्यों झूठे दावे करते हो, अक्ल फहम के साथ साथ अपना मुकदमा क्यों बनाते हो और हैश करते हो, पेश करते हो, जज्बातियत और बड़कों के जरिए अपने लोगों को क्यों बहकाते हो? 4 दहशतगर्द जब अमेरिका जैसी कुव्वत को चैलेंज करते हैं तो बड़के नहीं मारता, मुकदमा बनाता है, जवाज बनाता है और दुनिया को बताता है कि हम खतरे में हैं, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ जज्बाती बातें बहुत ज्यादा होती हैं। ओ जी ये आए तो हम इनका ऐसे कर देंगे, वो जो एक वो लाल टोपी वाले हैं ज़ैद हामिद, ओ जी मैं तो जाकर इंडिया में दाखिल होऊंगा और वहां पे दिल्ली की जामे मस्जिद में जुम्मे की नमाज मुझे पढ़नी है। तो मैंने तो ट्विटर पे इंडिया वालों को लिखा, मैंने कहा अगर मतलब ये बंदा है, इसको जरा जुम्मे की नमाज पढ़वा दें वहां पर, बड़ा शौक है इनको दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने का। और हाँ सॉरी, ये सिर्फ नहीं कहा कि जो नमाज पढ़ूंगा, साथ ये भी बोला कि जी वहां के हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ देंगे और फिर उसके बाद हम जी सीरिया की तरफ रवाना हो जाएंगे। पता नहीं सीरिया जाएंगे या फलस्तीन की तरफ, लेकिन सीरिया का नाम उन्होंने लिया। यार बातें मतलब जो एक्चुअल चीजें हैं ना वो और होती है और बड़के मारना और होता है। मैं कहता हूं कि कोई भी हमारा, ठीक है, अगर कोई भी है, कोई बात करता है, उसको सॉलिड किस्म का जवाब आप दें। लेकिन ये जी इधर से 10 बंदे इकट्ठे करके उधर से 5 बंदे इकट्ठे करके जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो लोग जो मैं कहता हूं कि उनको कभी किसी, जिसे कहते हैं ना कि कोई बंदा लिफ्ट ही ना कराए, उनको जी बिठा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराए, जी हम यकजहती करना चाहते हैं। ओ भाई कौन सी यकजहती करना चाहते हैं? द थिंग इज कि यकजहती क्या होती है? यकजहती ये चीज होती है ना कि आपकी आवाम दिल से आपकी रिस्पेक्ट करे और दिल से आपके साथ खड़े हो, बगैर किसी मतलब लगी लिपटी के। अगर ये कहा जाए कि यार एक किस्म का, जिसे कहते हैं कि एक जबरदस्ती वाला जी हमारे साथ खड़े और हमारे साथ नहीं खड़े, ये जबरदस्ती नहीं होती ये चीज। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि ठीक है, आपके पास बड़ी ताकत है, आपके हाथ में डंडा है और आप उस डंडे का इस्तेमाल भी बेदरिया कर रहे हैं। जहां पे आपका दिल करता है इस डंडे का आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या इस डंडे के इस्तेमाल से लोगों के अंदर इनकी इज्जत बढ़ी या खत्म हुई या कम हुई? इतना तो पता होगा ना। किसी मीडिया को, जो कंट्रोल मीडिया है, उस पे बैठकर किसी की तारीफ करना या करवाना, मेरे ख्याल है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। इंपॉर्टेंस उस चीज की है जो लोगों के दिलों में होता है, अहमियत उस चीज की है जो लोगों के दिलों में होती है, इज्जत वो है जो लोग दिल से करते हैं। डंडे के जोर पे किसी को कहा जाए जी तुसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, जिस तरह पीटीआई के लोगों से करवाए जाते हैं। अभी पता चला कि भाई अराकान आर्मी ने पिछले 1-2 दिन के अंदर कि भाई जितना भी एरिया था जो बांग्लादेश का बॉर्डर था उसको पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। ये जो सेशन अब हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हिंदुस्तान की लोकसभा में, इसमें एक चैलेंज गॉन्टलेट थ्रो किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 102 मिनट की, यानी 1 घंटा और 42 मिनट की उन्होंने लगातार वहां पे उन्होंने तकरीर की है। अराकान आर्मी एक बुद्धिस्ट आर्मी है और दे आर डेड अगेंस्ट दीज रोहिंग्यास, तो बिल्कुल भी उनको ये पसंद नहीं है। तो अब बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर भी राह की साजिश हो रखी है। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज बोलूंगा, भाई क्यों ना हो। लोकसभा की बात करेंगे जहां पर पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं और कह लेंगे काफी ज्यादा उनको सराहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि
उसकी सैंक्टिटी जो है लोकसभा की और पार्लियामेंट की, वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अब नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि दुनिया के किसी नेता ने किसी भी स्टेज के ऊपर हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जंग बंद करने के लिए नहीं कहा। $18 बिलियन का प्रॉफिट भी हमको हो रखा है, क्योंकि बांग्लादेश की पूरी गारमेंट सेक्टर को हम ऊपर से उठा रहे हैं। यहां पर पता चला कि भाई सूरत वालों ने कम से कम नहीं तो 25% ऊपर करा है अपने आप को प्रॉफिट, और ग्रोथ 25% की दिखाने वाले हैं वो लोग। डेमोक्रेसी है, और मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी की यही खूबियां होती हैं कि आप हर मसले के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। आपके पास नहीं हो रहे हैं ये डिबेट्स पाकिस्तान में? हो रही है, लेकिन क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जब डिबेट होती है तो उसका जो वो वन साइडेड डिबेट होती है, क्योंकि हम पता है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और पाकिस्तान की पार्लियामेंट की कोई अहमियत, कोई वक़्त, कोई औकात ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया आगे से कि अगर पाकिस्तान 10 मई को हमारे पर अटैक करेगा तो हम उससे बड़ा अटैक करेंगे, अगर वो गोली से वार करेगा तो हम गोले से वार करेंगे। इट्स रियली अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। तो इस क्लॉक का एग्जैक्टली 12 बजकर और ये 26 मिनट पर है। इनको बता के चंडे मारी हैं, थप्पड़ बता के मारा है। क्या अब फलानी जगह अभी दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे, दोबारा किया तो फलानी जगह। नमस्कार दोस्तों, अब ये जो पिछले दिनों जो संसद सत्र हुआ और ये सो सारी बातें चली, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से स्पीच दी अपनी, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर किस हिसाब से सक्सेसफुल था, और ये जो कहा जा रहा था ना भाई डोनाल्ड ट्रंप कि भाई मैंने कॉल किया और फिर मैंने मीडिएशन करवाई और फिर मैंने ही यहाँ पर युद्ध रुकवाया, फिर उसके बाद उसने दूसरा स्टेटमेंट दिया था कि भाई मैंने जो है ना वो ट्रेड की धमकी दी कि हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी उसको बस एक स्कोर करना था, एक पॉइंट करना था यूएस की जनता के सामने। लेकिन फिर से यहाँ पर इंडिया की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाता था तो ट्रंप को एक उससे भी बढ़िया स्टेटमेंट देना पड़ता था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा है कि भाई किसी के कॉल का यहाँ पर कोई वेटेज नहीं था, हमें जो करना था वो हमने किया। 9 जगहों पर हमले किए, 25-30 मिनट तक ये सारी कार्रवाई चली, और उसके बाद भी पाकिस्तान के हवाई अड्डे से लेकर न्यूक्स को भी टारगेट कर दिया गया। तो यही बात हो रही, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें। एक दिन पहले राहुल गांधी ने ये जो सेशन अब हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हिंदुस्तान की लोकसभा में, इसमें एक चैलेंज गॉन्टलेट थ्रो किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जब ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर, अच्छा हिंदुस्तान में जो बातचीत की जाती है बिटवीन द गवर्नमेंट द ऑपोजिशन, वो बहुत रेस्पेक्टफुल टर्म्स के साथ की जाती है। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कम से कम ये बता दें, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो आके ये कह दें कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आके ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर जो है वो नहीं किया। अब उसके जवाब में आज हिंदुस्तान की लोकसभा में शायद ही कोई इंपॉर्टेंट लीडर जिसे हम वाकिफ हैं, जिसका आपने नाम सुन रखा है, वो ऐसा हो जिसने वहाँ पे तकरीर ना की हो। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 102 मिनट की, यानी 1 घंटा और 42 मिनट की उन्होंने लगातार वहाँ पे उन्होंने तकरीर की है। हिंदुस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब ने भी वहाँ पर तकरीर की है। लेकिन इन तमाम तकरीरों के अंदर पाकिस्तान, पहलगाम, कश्मीर, ट्रंप और ऑपरेशन सिंदूर जो है उस पर फोकस रहा। नरेंद्र मोदी के जो एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने सुने हैं, और वो उनका कहना है कि दुनिया के किसी नेता ने, अच्छा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की अहमियत तो हिंदुस्तान के लोग ही समझते होंगे बेहतर, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसकी सैंक्टिटी जो है लोकसभा की और पार्लियामेंट की, वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अब नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि दुनिया के किसी नेता ने किसी भी स्टेज के ऊपर हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जंग बंद करने के लिए नहीं कहा। उसमें उन्होंने मज़ीद डिटेल्स शेयर की हैं अपनी बातचीत की अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के साथ। उन्होंने कहा कि 9 मई 2025 को अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस मुझसे फ़ोन पे मुसलसल बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं अपनी टॉप मिलिट्री लीडरशिप के साथ मसरूफ़ था, मैं उनकी कॉल ना ले सका। जब मेरी मिलिट्री लीडरशिप के साथ बातचीत और मीटिंग्स मेरी ख़त्म हुई, तब मैंने कॉल बैक किया जेडी वैंस को, जो इससे पहले आपको पता है कि अप्रैल के महीने में जब ऑपरेशन, जब पहलगाम पे दहशतगर्दी हुई थी, तो उस वक्त वो हिंदुस्तान में मौजूद थे, और उनकी अहलिया जो है वो हिंदुस्तानी नजाद इसे कहते हैं, एक अमेरिकन प्रोफेशनल है। तो बहरहाल
उन्होंने कहा कि मैंने फाइनली जब उनको कॉल बैक किया, ऐसा कहा है तो पता नहीं किसने जेडी वैंस को कन्विंस किया है कि पाकिस्तान इतना बड़ा कोई हमला हिंदुस्तान के ऊपर कर सकता था। आप अपना फैसला खुद कर लें सारे के सारे, 2+2 के कर सकता था कि नहीं कर सकता था। ये शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम में इतनी हिम्मत होनी थी कि इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर को बहुत बड़ा हमला करना था। बहरहाल अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा, जेडी वैंस ने उनको ये चीज़ कही और उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा जेडी वैंस को कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। बॉटम लाइन उनकी तकरीर की ये है नरेंद्र मोदी की कि पाकिस्तान के DGMO ने सीज़ फायर मांगा बिकॉज हमने पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर जो हमले किए उससे पाकिस्तानी भोखला गए, परेशान थे और वो सीज़ फायर करना चाहते थे, जंग को ख़त्म करना चाहते थे। पाकिस्तानी अखबारों के अंदर जो हेडलाइन है कि इसहाक डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ कॉम्पोजिट डायलॉग करने के लिए और बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हेडलाइन तो पाकिस्तान में इस तरह से लगाई गई है जिस तरह से कि हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन कर रहा था या कोई कह रहा था कि आप डायलॉग करें और पाकिस्तान तैयार नहीं था। जिस तरह से इजराइल अचानक अगर कहते कि हाँ हम 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए तैयार हो गए, तो हेडलाइन तो इस तरह से लगाई गई है, लेकिन जैसे कि कोई मांग रहा है आपसे कॉम्पोजिट डायलॉग, आपकी कोई रेजिस्टेंस थी, बहरहाल उस तरह से खबर लगाई गई है। लोकसभा की बात करेंगे जहां पर पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं और कह लेंगे काफी ज्यादा उनको सराहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जो कि 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च किया गया था। इस लोकसभा की कह लेंगे कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीटिंग के अंदर उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए किसी भी वेस्टर्न लीडर ने हमें कुछ नहीं कहा था, ये हमारी अपनी मर्जी थी कि हम ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज फायर है वो लगाएं या ना लगाएं। कहते हैं कि 9 मई वाले दिन यानी कि 9 मई की रात को डोनाल्ड ट्रंप कॉल करते हैं पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को, जहां पर कह लें कि वो कॉल रिजेक्ट कर दिया जाता है और लगातार 3 दफ़ा कॉल्स आती हैं। बट जो पीएम ऑफ इंडिया थे वो बिजी नज़र आ रहे थे, तो उन्होंने अपना बिजनेस दूर किया। मीटिंग को कह लेंगे कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फाइनली ट्रंप को कॉल बैक किया और उनसे पूछा कि जी क्या मसला है आपको, आपकी कॉल आ रही थी। 10 मई वाले दिन पाकिस्तान आप पर एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है, तो आप तैयार रहें। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया आगे से कि अगर पाकिस्तान 10 मई को हमारे पर अटैक करेगा तो हम उससे बड़ा अटैक करेंगे, अगर वो गोली से वार करेगा तो हम गोले से वार करेंगे। इट्स रियली अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के ऊपर, एंड अब ट्रंप को होश आ जाना चाहिए कि ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया, तो अब मेरे ख्याल में एक अच्छी खासी शटअप कॉल दी है पीएम इंडिया ने। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और मेरा भाटा चौक पे मेरा घर है, ठीक है, और यकीन करें मेरे घर से आगे तकरीबन 15 किलोमीटर के पास, ठीक है, और मेरे घर की बैक साइड पे और वो आ जाता है क्या ड्रोन नहीं फेज 6 है, फेज 6 में ड्रोन गिरा था आके, ठीक है, फिर आके गिरा था वाल्टन पे, ठीक है, वाल्टन के बाद फिर आके गिरा था गाजी रोड पे, ठीक है। इन 3 जगहों पे आके गिरा है। वो किस वजह से गिरे हैं भाई, पहले तो इसका जवाब दो। वो सील फायर बंद करने के लिए मतलब तुमने फेंके थे, अगर तुमने लड़ना था तो भाई खुल के आके लड़ता। हमने तो किसी तरीके से नहीं कहा था भाई, तो अभी बोले इसलिए कि हम खुल के लड़े हैं, हम डट के